हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले कुछ वीडियो से हमारा अध्ययन महाजनपद काल पे चल रहा था। हमने 16 महाजनपदों के ऊपर विस्तार से अध्ययन किया। उसी में यह अगला क्रम है मगध का साम्राज्यवादी उत्कर्ष। हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वह क्या कारण रहे जिससे मगध इन 16 महाजनपदों को एक-एक करके अपने नीतियों के माध्यम से, विजय नीतियों के माध्यम से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो पैन इंडिया साम्राज्य हुआ मगध का, उसके पीछे क्या कारण रहे, उसको हम यहाँ पे विस्तार से समझेंगे। फिर हम मगध का प्राचीन इतिहास समझेंगे कि मगध का जो अर्ली जो सोर्सेज है मगध के बारे में हमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चर्चा मिलती है, उनका उल्लेख कहाँ-कहाँ मिलता है। फिर मगध पे जितने विभिन्न राजवंशों का राज्य रहा, हम उनका एक-एक करके क्रमवार हम उनका अध्ययन करते जाएंगे। जैसे मगध ने जब साम्राज्यवादी रूप धारण किया तो उसपे सबसे पहले हर्यक वंश का शासन होता है। उसके बाद हम एक-एक करके देखते जाएंगे कि शिशुनाग वंश का आया, फिर नंद वंश का आया, उसके बाद कुछ बाह्य आक्रमण हुए, फिर उसके बाद मौर्य काल आता है और इसी क्रम में हम फिर मौर्योत्तर काल में एंटर कर जाते हैं। तो इस संबंध में लगभग आगे जो अभी लगभग 40 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अभी लगभग 100 प्लस लेक्चर्स और आएंगे, तब जाके कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो सीरीज का जो भी पीडीएफ है इसके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है। आप इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मगध का साम्राज्यवादी उत्कर्ष। देखिए, जो मगध साम्राज्य था, हमने इसको देखा था मैप में पिछले वीडियो में कि मगध का लोकेशन कहाँ था। बिहार के दक्षिणी भाग में पटना और गया का जो क्षेत्र था वह मगध का क्षेत्र था। देखिए, ये है आज का वर्तमान बिहार का क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ से ये लगभग बीचों बीच गंगा नदी जाती है। ये रहा पटना का क्षेत्र और ये रहा आपका गया का क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र में ये मगध का साम्राज्य था, दक्षिण बिहार के क्षेत्र में। इस साइड में आपको अंग दिखता है, भागलपुर के क्षेत्र में और मुंगेर के क्षेत्र में अंग, और यहाँ आपको दिखता है बनारस के आसपास काशी का क्षेत्र, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र जो है वह उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो प्राकृतिक स्थिति है, वह कहीं ना कहीं इसके साम्राज्य विस्तार में कारण रही। साम्राज्य का रूप धारण करने में मगध को किसने सपोर्ट किया? तो उस वहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति ने। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके उत्तर में गंगा नदी बह रही थी। इस साइड से हम देखते हैं कि यहाँ से सोन नदी बहती है। यहाँ विंध्य पर्वत का और झारखंड के क्षेत्र में यहाँ पे पठारों का विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे चंपा नदी बह रही थी। तो हम देखते हैं कि लगभग चारों तरफ से इसके पास प्राकृतिक रूप से एक फोर्ट यानी दुर्ग का निर्माण हो चुका था। तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति थी, जो यहाँ की प्राकृतिक अवस्थितियां थी, वह मगध को साम्राज्य रूपी विस्तार देने के लिए पर्याप्त फैक्टर्स उपलब्ध करा रही थी। तो इसी को हम समझते हैं कि मगध के पास वो कौन सी भौगोलिक और प्राकृतिक सिचुएशंस थे, परिस्थितियां थी, जिसने मगध को साम्राज्य के रूप में परिणित किया। देखें, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी रही वह थी राजगिरी, और बाद में उदयन के काल में इसकी राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्रा। तो जो राजगिरी थी वह 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। ऐसा चर्चा आता है कि राजगिरी 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो इसकी राजधानी थी। और जो बाद में पाटलिपुत्रा होता है वह लगभग 5 नदियों से घिरा हुआ था। उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, ऐसे वह लगभग 5 नदियों से घिरा हुआ था। तो ये जो प्राकृतिक रूप से राजधानी सुरक्षित होना, ये बहुत महत्व रखता है किसी भी साम्राज्य के लिए। क्योंकि कोई भी आक्रमण करेगा तो जब तक वह राजधानी को नहीं जीतता है तब तक वह साम्राज्य अधूरा माना जाता है, कि अधूरा अभियान रहा। जो मगध का क्षेत्र था वहां वनों का विस्तार था, खूब घने जंगल थे। इन घने जंगलों में बड़े बड़े हाथी पाए जाते थे। इन हाथियों के मदद से जंगलों की कटाई होती थी और जंगलों की कटाई करके
गंगा, सोन, चंपा नदी का ये जो द्वाब क्षेत्र था, यहाँ पे विस्तृत रूप से कृषि युग भूमि का निर्माण किया जाता था। और जंगली जो पेड़ होते थे, जो मोटे-मोटे लट्ठे होते थे पेड़ के, उनसे ये रथों का निर्माण करते थे। किसका? रथों का निर्माण करते थे, जिसका ये युद्ध में इस्तेमाल करते थे। और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ की खदानों में इन्हें लोहे की मात्रा प्रचुर रूप से मिल जाती थी। तो अब ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों को आप समझें कि यह ऐसा क्षेत्र था, जहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि इसकी जितनी राजधानी रही, वो हमेशा से सुरक्षित रही, प्राकृतिक रूप से उसको सुरक्षा मिलता रहा। यहाँ वन थे, वनों का विस्तार था, जिससे उन्हें लकड़ी मिले, लोहे मिले, ठीक है? जिससे कि वो बड़े-बड़े अस्त्र और शस्त्र बना सके। इन अस्त्र-शस्त्रों के माध्यम से इन्होंने युद्ध किए, साम्राज्यवादी विस्तार किए। इन्होंने मोटे-मोटे लकड़ी, जो जंगली लकड़ी थे, उनसे इन्होंने रथों का निर्माण किया। रथों के सहारे से इन्होंने युद्ध किया। जंगल काटने के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में हाथी थे और खेती के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए इनके पास गंगा नदी भी थी। तो ये जो भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से फैक्टर्स उपलब्ध थे मगध के पास, इतनी प्रचुर मात्रा में अन्य जो महाजनपद थे, उनके पास उपलब्ध नहीं थे। लेकिन इनके बावजूद एक फैक्टर और था, जिसने मगध को साम्राज्य के रूप में परिणित किया। देखिए, किसी भी प्रकार से कितनी भी भौगोलिक प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो, लेकिन जब तक किसी भी राज्य में अगर वहाँ का शासक, वहाँ का प्रशासन अगर मजबूत नहीं है, तो वह साम्राज्य ना तो कभी साम्राज्य का रूप ले सकेगा और ना ही वो कभी स्थिर अवस्था में साम्राज्य बना रहेगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि मगध में जितने भी शासकों ने शासन किया मगध में, वो सभी शासक कहीं न कहीं साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उनके अंदर थी। वो लगातार किसी न किसी राज्य पे अभियान कर रहे थे। मगध में योग्य शासकों की जो श्रृंखला रही, वह और साथ ही साथ वहाँ के प्रत्येक शासकों में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का होना, यह कारण रहा मगध को साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कारण रहे मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। दक्षिण बिहार का क्षेत्र, ठीक है? उसके पास बड़े-बड़े वन थे, लोहे की खदानें थीं, हाथी थे, कृषि योग्य भूमि का निर्माण कर सके उन्होंने, युद्धों में इस्तेमाल करने के लिए रथों का निर्माण करना, उनकी जितनी भी राजधानियाँ रहीं, राजगीर और पाटलिपुत्र, वह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। तो ये मुख्य कारण रहे मगध को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होने में। और साथ ही साथ इसमें ऐड ऑन हो जाता है कि यहाँ के जितने भी शासक हुए, वह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं रखते थे। उनकी ऐसी पॉलिसीज थी कि वह एक-एक करके सभी महाजनपदों को आपस में मिलाते गए और मगध का इतिहास आगे चल के पूरे भारत का इतिहास कहा जाने लगा। दो अलग-अलग बात नहीं है, ये दोनों एक ही बात है कि मगध का इतिहास पढ़ें या पूरे भारत का इतिहास पढ़ें। तो ये रहा टॉपिक मगध का साम्राज्यवादी उत्कर्ष। अगला बिंदु देख लेते हैं, मगध का प्राचीनतम इतिहास। देखो, जो मगध का वर्णन आता है, वह बाद में जाके आता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि आर्यों का विस्तार गंडक नदी के पूर्व में नहीं हो पाया था। उत्तर वैदिक काल में जाके उनका विस्तार होता है गंडक नदी के पूर्व में। तो ऋग्वैदिक काल में मगध शब्द का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, लेकिन एक टर्म आता है कीकट। इस शब्द का उल्लेख हमें मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। तो कीकट से तात्पर्य लगाया जाता है कि कीकट संभवतः मगध के लिए उसका उल्लेख आया है और इस समय यहाँ का जो शासक बताया गया है ऋग्वेद में, वह था परमगद। परमगद के किसी राजवंश का उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उतना महत्व नहीं रखता है। और वैसे ही महाभारत और पुराणों में भी जो मगध का जो प्राचीनतम राजवंश का उल्लेख मिलता है, वह मिलता है वृहद्रथ राजवंश, जिसकी स्थापना स्वयं वृहद्रथ ने की थी। वृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसकी हत्या कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कराई थी। तो इस जरासंध का उल्लेख मिलता है हमें महाभारत में, और जो मगध का शासक था। तो जरासंध का जब हत्या हो जाता है कृष्ण या अर्जुन के हाथों,
तो उसका पुत्र होता है रिपुंजय। रिपुंजय शासक बनता है। रिपुंजय का एक मंत्री था पुलिक। पुलिक के द्वारा रिपुंजय की हत्या की जाती है और जो पुलिक मंत्री है वह फिर शासक बन बैठता है। फिर इस मंत्री जो पुलिक है उसका पुनः एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है भट्टी। भट्टी के द्वारा पुनः पुलिक की हत्या की जाती है, फिर भट्टी शासक बन बैठता है और अंततः भट्टी अपने पुत्र को शासक बनाता है जिसका नाम था बिंबिसार। तो हम यहाँ से बिंबिसार से प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की स्थापना देखते हैं और यहीं से हम हर्यक वंश की स्थापना भी देखते हैं कि मगध में जो पहला ऐतिहासिक राजवंश हुआ वह हुआ हर्यक वंश। तो इसी तरीके से हम क्रमवार तरीके से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।